देखिए अल्प प्राण में जब मूल से कम वायु निकलती है तो इसकी संख्या कुल कितना है? इसकी संख्या कुल 20 होता है। अल्प प्राण में अल्प प्राण की कुल संख्या कितना होता है? 20 होता है। जिसमें ऐसे हम याद रखेंगे अल्प प्राण के लिए इसकी संख्या 20 है। तो कौन कौन से 20 है? आपका क हो गया, ख छोड़ देंगे ग लिखेंगे, घ छोड़ देंगे अंग लिखेंगे, देख रहे हैं। उसी तरह च लिखेंगे, छ छोड़ देंगे ज लिखेंगे, झ छोड़ देंगे और य लिखेंगे। इस तरह इस कुल संख्या कितना होता है? आपके अंत में जाएंगे ईयर लो पे पप्पा तक तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन ईयर लो में जाएंगे तो आपके अल्प प्राण में य र ल और व, य र ल और व हो जाता है। ये चार आपके वर्ण हो जाते हैं इसमें। लेकिन महाप्राण में जब चलेंगे तो महाप्राण में आपके क्या होंगे? महाप्राण में देखेंगे कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, वैसा व्यंजन जिसको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है। जब बोलते हैं तो पहले तो उसे बोलने में प्रयत्न करना पड़ता है ज्यादा, अब बोलने के क्रम में मुख से क्या होती है कि अधिक वायु निकलती है, अधिक हवा निकलती है। वैसे व्यंजन को महाप्राण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें जैसे होता है कि इसमें मैंने जैसे क के बाद ख छोड़ दिया तो इसमें कौन सा आ जाएगा? क के बाद ख हो जाएगा, और ख के बाद ग लिखे हैं, घ छोड़ दिए तो ख और घ हो गया। इस तरह से आप ऐसे लिखते चलेंगे और इसमें आपके तालाबे श, यरलो में का तालाबे श, मूर्धन्य स, दंस और ह हो जाता है। यानी आप जोड़ सकते हैं कि 5 दूनी 10 अचार कितना हो गया? 14 आपका हो गया। इसकी संख्या कुल कितना हो गया? 14 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग समझते हैं आप? विसर्ग का प्रयोग भी आप करते हैं। विसर्ग में आप देखते हैं कि इसका उच्चारण जो होता है, विसर्ग समझ रहे हैं ना? इसका उच्चारण यानी इस प्रकार से होता है। सॉरी, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका उच्चारण हो के जैसा होता है और इसका चिन्ह जो होता है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये विसर्ग का चिन्ह आपका हो गया। ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कोई शब्द अतः, तो अतः में विसर्ग है। लिखते हैं प्रातः, प्रातः में विसर्ग है। तो ये आपका चिन्ह हो गया सामान्यतः। अब संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग अगर हम करते हैं, संस्कृत भाषा में विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो ये विसर्ग जो होता है पुल्लिंग का बोध कराता है, या पुल्लिंग का बोध कराने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर लिखा जाता है कि छात्र, बालक, ऐसे करके इसका हम विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग शब्द का बोध कराने के लिए करते हैं। धावक। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि विभक्तियों को बोध कराने के लिए विसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। विभक्ति का जब हम प्रयोग करते हैं तो विभक्ति के लिए भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति में विसर्ग का प्रयोग सूत्रानुसार, यानी जो सूत्र होते हैं, विसर्ग का प्रयोग तब हम करते हैं जैसे सूत्र होते हैं कि प्रत्येक लिंग में यह होता है विभक्ति और वचन के लिए, विभक्ति के लिए और वचन के लिए, या विभक्ति और वचन के अनुसार शब्दों में विसर्ग विभिन्न सूत्रों की समानता तथा आदेश के अनुसार लगाए जाते हैं। जो सूत्र की समानता होती है, सूत्र की समानता और उसके आदेश के अनुसार विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कोई एक वाक्य देते हैं कि राम एक बालक है, राम एक बालक है, ठीक है। तो राम एक बालक है अगर हम लिखते हैं तो इसका क्या करेंगे संस्कृत में? राम एक बालक अस्ति, राम एक बालक अस्ति। फिर इसी को अगर हम देखते हैं कि अगर ऐसा वाक्य होता है कि सीता एक बालिका है, तो सीता एक बालिका है जब हम प्रयोग करेंगे तो सीता एक बालिका अस्ति हो जाएगा। सीता एक, यानी सीता एक बालिका है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सीता
एका बालिका अस्ति। अब तो समझ में आ गया क्लियर कि यहाँ विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग के प्रयोग में पुल्लिंग के बोध कराने के लिए किया गया, लेकिन यहाँ जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द आया तो यहाँ एक के जगह पर एक नहीं लिखकर स्त्रीलिंग के लिए मैंने एका का प्रयोग किया। एका, यहाँ बालक का बालका कर दिए थे तो यहाँ पे यानी यहाँ बालिका का क्या हो गया, बालिका ही रह गया, इसमें विसर्ग का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से यहाँ आगे हम देखेंगे कि उपयुक्त तीनों वाक्यों में ये भेद है, क्योंकि तीनों क्रमशः पुल्लिंग है। यानी जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है किंतु शेष में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। स्त्रीलिंग तथा नपुंसक शब्दों में विभक्ति तथा वचनों के अनुसार, स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में विभक्ति और वचन के अनुसार विसर्ग का प्रयोग होता है। अतः कह सकते हैं, यानी उसमें जैसा वचन होता है वैसे विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पुल्लिंग के लिए प्रत्येक पुल्लिंग शब्द या वाक्य में विसर्ग हो। विसर्ग के प्रयोग में जब हम देखते हैं तो इसके लिए नियम होता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। आगे हम चलते हैं फिर अनुस्वार। अनुस्वार आप देखे हैं, इसका प्रयोग करते भी हैं हिंदी लिखने के क्रम में। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार देखे हैं जिसको हम ऐसे शब्दों में कह सकते हैं कि बिंदु। बिंदु का मतलब कोई नाम नहीं, बिंदु, अनुस्वार। इसकी परिभाषा में हम देखेंगे, यानी बिंदु की परिभाषा में, अनुस्वार की परिभाषा में, कि वे शब्द जिसका उच्चारण नाक से होता है, वैसे शब्द जिसका उच्चारण किससे होता है? नाक से, नॉइस, नोस, यानी नाक से होता है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं कि पंख, क्या लिखते हैं जी? पंख लिखते हैं। तो पंख अगर लिखते हैं तो पंख में प का उच्चारण हम किससे करते हैं? तो नाक से। प के ऊपर जो बिंदु है उसका उच्चारण, यानी अनुस्वार एक उच्चारण की मात्रा है जो अधिकांश भारतीय लिपियों में प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार के बाद आने वाले जो भी व्यंजन है इसकी ध्वनि नाक से ही निकलती है। अतः इसे नासिका या अनुनासिक भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? अनुस्वार को नासिका भी कहते हैं या अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। अनुनासिक, इसे नासिका या अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद इसको कभी कभी म और अन्य अक्षरों, कभी कभी इसका प्रयोग जो होता है म के रूप में या अन्य अक्षरों के रूप में ऐसे लिखा जाता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। इसका प्रयोग किस वर्ण का स्थान पर किया जाता है? पंचम वर्ण का स्थान पर किया जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का चिन्ह। जैसे आप देखेंगे अनुस्वार का चिन्ह जो होता है ये अनुस्वार का चिन्ह है, पंचम वर्ण के प्रयोग में होता है। अब जैसे हम देखेंगे कि संभव, देख रहे हैं यहाँ म पंचम वर्ण है, तो म पंचम वर्ण है तो स पर क्या कर दिए? अनुस्वार कर दिए, संभव। इसी तरह से आप देखेंगे संजय, तो संजय जब देखेंगे तो संजय का मतलब क्या हो गया आपका? अ जो है पंचम वर्ण है, चछा ज का अ पंचम वर्ण है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? संजय। इस तरह से अगर हम लिखते हैं गंगा, तो हम क्या लिखेंगे? ग पे अनुस्वार कर देंगे, गंगा। इस तरह इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और अब यहां हम आगे और देखेंगे कि जैसे यहां लिखा गया, अब इसी तरह से कंबल लिख सकते हैं, इम्फाल लिख सकते हैं। ये सब देवनागरी में इसे क्या है? उदाहरण स्वरूप ऐसे लगाने के लिए, यानी इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग, पंचम वर्ण यानी अनुस्वार का कभी भी प्रयोग जो किया जाता है पंचम वर्ण के स्थान पर, जैसे अंग हो गया, य हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया, या पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे अक्षरों को क्या नाम दिया जाता है जी? पंचमाक्षर कहा जाता है। के स्थान पर किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, झंडा,
कंपन इत्यादि शब्द का जो प्रयोग किया जाता है ये अनुस्वार के प्रयोग में आते हैं। अब आगे हम देखते हैं अनुनासिक। अनुस्वार के बाद क्या देखेंगे हम? अनुनासिक। अनुनासिक का भी नाम आपने सुना है। अनुनासिक क्या चीज है? जिसको हम अनुनासिक यानी कि सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु। अनुनासिक को और नामों से जानते हैं जिसका नाम हम दे सकते हैं चंद्र बिंदु। तो इसकी परिभाषा में आप लिखें, परिभाषा जो है जैसे हम कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु जो होता है अनुनासिक, वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। वैसे शब्द जिसका उच्चारण नाक से होता है और मुंह से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। मुंह से तो बोलते हैं हर शब्दों को, लेकिन उच्चारण करने में नाक की जरूरत आता है, नाक की सहायता ली जाती है, वैसे शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह के साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, मुंह के साथ साथ नासिका यानी नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों के मिलाने से होता है, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर जैसे हम ऐसे लिख देते हैं, अनुनासिक का जो प्रयोग हम करते हैं इसके ऊपर क्या लिखते हैं? चंद्र बिंदु लिख देते हैं। यानी इस तरह के हम इस्तेमाल करते हैं, अक्षरों के ऊपर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम शब्द लिखते हैं हंसना, क्या हुआ? हंसना। उसी तरह से अगर हुआ चांद, ये सब हंसना, चांद, ये चंद्र बिंदु के साथ ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शब्द का हम शुद्ध लिखावट कर सकते हैं। इसके बाद यह ध्वनि जो होता है, यानी ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होता है। अगर हम चंद्र बिंदु को देखें तो यह वास्तव में किसका गुण होता है? तो स्वरों का गुण होता है। और अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। ऐसे ही शब्दों में क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कुआं, क्या लिखते हैं? कुआं। ठीक है। इसके बाद देखिए, कुआं के बाद यदि हम लिखते हैं चांद, क्या लिखते हैं? अंधेरा। कुआं, चांद या अंधेरा आदि। अब इसमें जो होते हैं अनुस्वार, यानी इसके पहले जो बताया गया अनुस्वार, अभी बताया गया अनुनासिक। तो अनुस्वार जिसको हम बिंदु कहे कि अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र में अंतर अगर हम देखना चाहते हैं कि दोनों में अगर क्या अंतर है, तो सीधे शब्द में अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है कि दोनों में क्या अंतर आते हैं यहां अनुस्वार और अनुनासिक में? कि अनुनासिक जो होते हैं यानी अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार क्या है? मूलतः व्यंजन है। अनुनासिक जो शब्द होते हैं, अनुनासिक जो प्रयोग करते हैं अभी, जैसे अनुनासिक का किया गया, स्वर होते हैं और इसके बाद अनुस्वार जो होते हैं क्या हो जाते हैं? या व्यंजन हो जाते हैं। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थों में अंतर आ जाता है। जब इसका प्रयोग हम करते हैं तो शब्दों में बहुत अंतर आ जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक के शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो दोनों में काफी अंतर आ जाता है। जैसे कुछ अंतर हम दिखा रहे हैं आपको, क्या अंतर आता है अनुस्वार और अनुनासिक में? तो जैसे अगर लिखा जाता है हंस, हंस देख रहे हैं, तो हंस क्या है? एक जल पक्षी है। हंस एक तरह का क्या है? जल पक्षी का नाम है हंस। ठीक है। और इसी को अगर हम लिखते हैं कि हंस, उच्चारण में भी अंतर देखिए, हंस, हंस माने क्या हो गया? एक हंसने की कला हो गई, हंसने की कला हो गई। तो एक में आपका अनुस्वार लगा है और एक में अनुनासिक लगा है, यानी एक में अनुनासिक है एक में अनुस्वार है। तो अनुस्वार में जल पक्षी हो गया और अनुनासिक जो हुआ इसमें क्या हो गई? कि एक हंसने की कला हो गई। इसी तरह से आप दूसरा भी देखेंगे कि जैसे अगर लिखा जाए अंगना, एक लिखा जाए अंगना, उच्चारण में भी अंतर हुआ। अंगना, अंगना, यानी ये अंगना माने हो गया कि सुंदर अंगों वाली एक महिला,
सुंदर अंगों वाली एक महिला या एक स्त्री। और ये अंगना माने क्या हो गया कि आपके घर के बाहर एक खुला बरामदा, या आपके घर के अंदर एक खुला बरामदा। तो अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों में ही किया जाता है, अनुनासिक का प्रयोग उन शब्दों में ही किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरारेखों से ऊपर ना लगी हो, जैसे अ हो गया, आ हो गया, उ हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ऐसे शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं यह अनुनासिक के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद जैसे उदाहरण में आपको अभी दिखाया ही गया, जैसे हंस हो गया, चांद हो गया, पूछ हो गया। अब है शिरारेखों के ऊपर लगी कुछ मात्राओं वाले शब्दों को अनुनासिक के स्थान पर, अगर शिरारेख के ऊपर, शिरारेख जो होता है के ऊपर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे अगर गोंद हो गया, अनुस्वार और बिंदु का प्रयोग भी हम करते हैं कहीं, जैसे गोंद हो गया और क्या हो गया, कोंपल हो गया, गोंद और कोंपल हो गया। अनुस्वार जो होता है हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाए जाते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हर तरह की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उस पर लगाए जाते हैं। अब एक अंत में बातें आती है इसमें, इस आपके प्रथम सीरीज में, कि हलंत क्या है। हलंत यानी हलंत की परिभाषा के रूप में आप लिखेंगे, हलंत की परिभाषा इस परिभाषा में लिखेंगे कि जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, जब किसी भी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित माने जिसमें स्वर की जरूरत नहीं होती हो, स्वर की आवश्यकता नहीं होती हो, स्वर को उसमें से छांट लिया जाता हो, तो वैसे नीचे एक तिरछी रेखा, यानी जो अक्षर होते हैं अक्षरों के नीचे एक क्या करते हैं, तिरछी रेखा का प्रयोग करते हैं। और तिरछी रेखा का प्रयोग करके हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत व्यंजन, हलंत, इसी को हलंत व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे अगर हम लिखते हैं विद्या, तो देखिए यहां द पे क्या है, द में हलंत लगा दिया गया, यहाँ का स्वर वर्ण इसमें से लुप्त कर दिया गया, स्वर वर्ण का यहाँ से हटा दिया गया। तो इस तरह से आपके जैसे विद्या हो गया। इसी तरह आप और भी शब्द लिख सकते हैं। हलंत किसी भी वर्ण के, जो भी वर्ण होते हैं, वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह होता है, और सूचक चिन्ह होने के साथ हलंत किसी वर्ण में जैसे कहा जाता है कि जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे पश्चात लिखा, यहां लिखा गया पश्चाताप, पश्चात माने बाद में, यानी त में यहां हलंत लगा दिया गया पश्चात। तो इस तरह से और भी जैसे है कि शब्द जो होते हैं, शब्द के हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर से देखने से ही लगता है। सही जानकारी के लिए अगर हम देखें तो सही जानकारी के लिए मूल शब्द जो होते हैं प्रतिपादित यानी देखना चाहिए हमें। शब्द की विभक्ति के रूप में भी हम देखें तो शब्द के विभक्ति के रूप में यानी हलंत होने का पता शब्द के अंतिम अक्षर देखने से पता चलता है। यही जानकारी के लिए मूल शब्द यानी प्रतिपादित यानी देखना चाहिए, और शब्द की विभक्ति रूप में सही जानकारी हमें मिलना कठिन हो जाता है। साधारणतः कोई भी अक्षर, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। जैसे क हो गया तो स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रयोग हुआ क, तो क में क्या हुआ आपका क हलंत अ आ गया, यानी इसमें हलंत लगाने का मतलब हुआ कि इसमें का स्वर लुप्त कर दिया गया, स्वर हटा दिया गया। इसलिए जो भी शब्द पूर्ण व्यंजन में अंत हो वह वास्तव में वह की स्थिति के कारण यानी कि यह स्वरांत और अजंत ही कहा जाता है। अब इस तरह से दोस्तों आज का प्रथम सीरीज हिंदी ग्रामर का समाप्त हुआ। अगले सीरीज के लिए आप इंतजार करें, लेकिन फिर आपको एक बार याद दिला दें कि आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आए तो लाइक करें। अगर किसी तरह की सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट भी करें, और आप इसे ध्यानपूर्वक, एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार में इसे सुनने का भी प्रयास करें, ताकि आपके किसी भी तरह के क्लासेस के अलावा भी आपकी कॉम्पिटिटिव कुछ जानकारियां भी पर्याप्त होगा। क्योंकि
हिंदी व्याकरण कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तब तक के लिए बाय।